Good morning students. Myself Dr. Bhupender Sharma, Assistant Professor, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में हमने स्टडी किया था पावर डायोड, और पावर डायोड में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कि इसमें एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है ताकि आपका जो लेयर ऐड करने से क्या बेनिफिट हुआ कि आपका जो कैपेसिटी था डायोड का, ठीक है, वो 1000 ऑफ एम्पियर में और 1000 ऑफ वोल्ट में हो गया। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, और पावर ट्रांजिस्टर जैसे कि पहले भी आप पढ़ चुके होंगे किसी सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, या किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है। तो पावर ट्रांजिस्टर में जो आपके सिलेबस में है, आप बोल सकते हो कि अगर पावर ट्रांजिस्टर की बात करूं तो 4 टाइप से आपका होता है। ठीक है, एक आपका होता है बीजेटी जिसको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक होता है मॉसफेट जिसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक होता है आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक है आपका स्टैटिक इंडक्शन ट्रांजिस्टर। तो मैं आज आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, किस तरह से क्या डिवाइस काम करती है। तो सबसे पहले पावर बीजेटी की बात करता हूँ। तो जो आपने पहले ट्रांजिस्टर में पढ़ा है सेम वही वर्किंग है। 2 टाइप से आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, एक आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, जिसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं, 3 एंड होते हैं, एक कलेक्टर, एक एमीटर और एक आपका बेस। ठीक है, सेंटर वाला बेस, एक कलेक्टर, एक एमीटर। ये आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक आपका नल है, ठीक है, एक इनपुट में पानी आ रहा है, आउटपुट से पानी निकल रहा है और बीच में जो टूंटी है, ठीक है, आप उससे उसको कंट्रोल कर रहे हो। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि आपका एक एमीटर है, एमीटर का मतलब निकलना, ठीक है, एमिट कर रहा है। क्या एमिट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है या होल्स, डिपेंडिंग अपॉन दैट कौन सा टाइप का आप सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हो। कलेक्टर का मतलब है कलेक्ट करना, ठीक है, गैदर करना या आपको जैसे रिसीव करना। ठीक है, और बेस आपका है कंट्रोलिंग के लिए। ट्रांजिस्टर में 2 तरह के आपके हैं, दोनों के सिंबल अलग हैं। सिंबल में क्या फर्क है? ये जो एरो होता है, एरो एनपीएन में बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ होगा एमीटर की तरफ, जबकि पीएनपी में जो एरो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ होगा, एमीटर से बेस की तरफ। तो ये तो बात है इसका सिंबल की। इसके बाद है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, इसके बारे में आप अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जरूर आपको बताना पड़ेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि आपने क्या किया, एक बीजेटी को ट्रांजिस्टर को, ठीक है, ट्रांजिस्टर को आपने कनेक्ट कर दिया, कलेक्टर और एमीटर के साथ आपने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से बेस और एमीटर के साथ आपने एक सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया जिसको आपने VB से लिखा, जिसको आपने VCC से लिखा। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो 2 टाइप से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी। एक होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है, दैट इज, आप देखो VB इनपुट वोल्टेज है इस साइड से, IB इनपुट करंट होगा। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो बनेगी बेस करंट IB और VBE के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में मैं ये वोल्टेज लगा रहा हूं। ठीक है, तो VBE इज द बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, बेस एमीटर वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये ट्रांजिस्टर एक डायोड की तरह काम करेगा। अभी तक मैंने ये VCC अप्लाई नहीं किया, लाइक एक VCC को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो VB जैसे जैसे मैंने इसको इंक्रीज किया तो ये आपका जो करंट है वो इंक्रीज करेगा, जैसे कि डायोड में आपका इंक्रीज करता है। तो जैसे डायोड काम करता है ऐसे ही इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलती है। लेकिन जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वोल्टेज है वो किस किस के बीच अप्लाई की है? कलेक्टर और एमीटर के बीच में। सो कलेक्टर एमीटर जो वोल्टेज है वो होगी एक तो नीचे की तरफ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, एक आपका है कलेक्टर करंट। ठीक है, जो आउटपुट करंट है, कलेक्ट जो हो रहा है करंट, दैट इज द कलेक्टर करंट, तो इनके बीच में है। और VB को, ये जो IB है जो करंट जा रहा था इनपुट, उसको हमने कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लाइक ये जो अलग अलग शेप दी गई हैं इनमें से सिर्फ एक शेप आप लो, कि ये बाहर वाली मैं शेप ले लेता हूं, ये वाली जो शेप है।
ठीक है। तो ये वाले वेवफॉर्म में आप देखो, सबसे पहले क्या है, जैसे ही मैंने इस वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, जैसे ही मैंने कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होना चाहिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आकर सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, मतलब उसके बाद अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं करेगा और करंट ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। सो इसी तरह से है, अगर आप ये चेंज कर दो, ठीक है, वी भी फिर एक दूसरी वैल्यू ले लो बेस करंट की, और बेस करंट की कोई दूसरी वैल्यू लेने के बाद फिर से आप करो, तो फिर से आप करोगे तो आपको ये वेवफॉर्म मिला। फिर कोई बेस करंट फिर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, फिर मैं यहाँ से फिर मैं इसको वेरी करूँगा इस वोल्टेज को, तो आपको ये शेप्स आपको मिल जाती हैं। आपको जरूरी नहीं है ये सभी बनानी, आप कोई एक या दो एक वेवफॉर्म भी बना दोगे ये बाहर वाली तो भी काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये जो बेस करंट है वो कितना हम दे रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो बेस करंट अगर ज़्यादा है तो जो आपको कलेक्टर पे करंट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर बेस करंट थोड़ा सा कम कर दोगे तो जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये वेवफॉर्म्स बनाई गई हैं। सो ये इसका पावर ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी, ये अगर आप देखो कॉमन, आप ट्रांजिस्टर की जब आप बात करते हो तो ट्रांजिस्टर 3 टाइप से कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है। एक तो बेस को कॉमन कर दो, या कलेक्टर को कॉमन कर दो, या फिर एमीटर को कॉमन कर दो। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एमीटर कॉमन यूज़ होता है, कलेक्टर और बेस को कम प्रीफर करते हैं, कम हम यूज़ करते हैं। जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एमीटर वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन का मतलब है कि ये एमीटर टर्मिनल इनपुट के साथ भी कॉमन है और आउटपुट के साथ भी है, ठीक है, दोनों जगह पर है। तो देखो ये वाला जो टर्मिनल है इनपुट से भी कनेक्ट है और टूवर्ड्स द आउटपुट साइड वहाँ पर भी कनेक्ट है। तो इस वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमीटर आप कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो। तो ये तो था बीजेटी के बारे में। फिर एक डिवाइस और है मॉसफेट, पावर मॉसफेट। देखो बीजेटी बहुत ज़्यादा वोल्ट पावर बीजेटी है, आप ज़्यादा करंट के लिए, ज़्यादा वोल्टेज के लिए आप बना सकते हो। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी है उस एप्लीकेशन में हमें यूज़ करना है। देखो आपके घरों में कितना फ्रीक्वेंसी है सप्लाई का, एसी का 50 हर्ट्ज़। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा है, जैसे इन्वर्टर है या रेक्टिफायर है, कुछ जगह पर हमें डिवाइस ऐसी यूज़ करनी होती है, कोई ऐसी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करना है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम कर सके, ठीक है। तो वहाँ पर फिर बीजेटी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी बजाय एक डिवाइस बनाया गया जिसको बोलते हैं मॉसफेट डिवाइस। और ये डिवाइस ज़्यादातर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हमें काम करना है, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऑपरेशन है जहाँ पर करंट और वोल्टेज की रेटिंग मॉसफेट की कम होती है बीजेटी के कंपैरिजन में, लेकिन ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे अच्छा काम करेगा एज कंपैरिजन टू बीजेटी, ठीक है। तो मॉसफेट में आप अगर देखोगे तो 3 ही टर्मिनल है, लेकिन अभी कलेक्टर एमीटर नहीं है, बेस कलेक्टर एमीटर नहीं है। बेस की जगह इन्होंने गेट लिखा है, कलेक्टर की जगह इन्होंने ड्रेन लिखा है और एमीटर की जगह लिखा है इन्होंने सोर्स। तो ये 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एन चैनल और पी चैनल 2 टाइप का होता है। तो अगर एन चैनल है तो ये जो एरो है ये अंदर की तरफ होगा, और पी चैनल में ये जो एरो है ये बाहर की तरफ सोर्स की तरफ होगा। एक और बात का ध्यान रखना, इसके सिंबल में जो गेट है वो इंसुलेटेड होता है, ठीक है, गेट को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया गया है। तो आप देखो डायग्राम में भी देखो बीच में स्पेस बनाया हुआ है, ठीक है, बीच में स्पेस है, ठीक है, क्योंकि बीच में एक ऑक्साइड की लेयर है, नाम में है मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड की एक लेयर है सिलिकॉन ऑक्साइड की। और आपका बाकी तो ट्रांजिस्टर ही है, 3 टर्मिनल है, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में जैसे कि डायोड में था, नीचे N+ लेयर थी, फिर P लेयर थी, वैसे ही है, एक N+ है और P है।
लेकिन उसके बीच में एक n माइनस लेयर भी हमने ऐड की थी पावर डायोड में, वो यहां पर भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं। क्यों ऐड की जाती है? ताकि जो इसकी करंट कैपेसिटी है या आपकी जो वोल्टेज आपकी कैपेसिटी है ब्रेकडाउन वोल्टेज की विथस्टैंड करने की, उसको बढ़ाया जा सके। और पावर मॉसफेट में कुछ थोड़ा सा चेंज और किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, ये n+n+ ये कुछ लेयर और ऐड की गई हैं, 4 लेयर, ठीक है, ये 4 लेयर ऐड की गई है, ठीक है, बाकी का सेम है। नीचे आपका एक मेटल की लेयर है, ठीक है, ये भी मेटल की लेयर है, ठीक है, डार्क कलर, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड है। ये जो बीच में जो पोर्शन है, ये पोर्शन सिलिकॉन ऑक्साइड है, और ये जो डैश करके दिखाया गया है, ये आपका मेटल है। तो नाम में है ना मेटल, मेटल हो गया ये कनेक्शन के लिए, टर्मिनल बाहर निकालने के लिए, और जो ऑक्साइड है वो है सिलिकॉन ऑक्साइड, जो कि ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर है, ठीक है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर ये हो गए n+n-p n+, ये क्या हो गए आपके सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। उसके बाद नाम में है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, फील्ड इफेक्ट इसीलिए है क्योंकि जो इसका पूरा का पूरा जो वर्किंग है वो हम वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं, जबकि बीजेटी का जो पूरा ओवरऑल वर्किंग है वो करंट डिपेंडेंट होता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, बेस करंट के ऊपर, जबकि इसका जो पूरा का पूरा जो वर्किंग होगा वो गेट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई, इसी वजह से इसका जो फील्ड वर्ड यूज किया गया है फील्ड इफेक्ट, कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट होती है ये डिवाइस, तो इस वजह से इसका नाम है फील्ड इफेक्ट, ठीक है। और बाकी ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल है, ठीक है। और एक और बात ध्यान देने की है इसमें कि जो सोर्स है, 2 सोर्स यूज किए, इसी तरह देखो इसमें आप देखो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है बिल्कुल सेम है, ये 2 है, ऐसा नहीं है कि 2 ही हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, ठीक है, कि कितना बनाना चाहते हो। समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपके डायग्राम में 2 सिमिलर स्ट्रक्चर दिए हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर 2 दिए हैं, जिनके सोर्स को इकट्ठा कर दिया है, नीचे से ड्रेन, सोर्स और ड्रेन के बीच एक वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, VDD, और गेट जो है, गेट और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया VGS। और एक बात ध्यान देना, जो गेट है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, जैसा कि इस डायग्राम में भी था, गेट आपका डायरेक्टली कनेक्ट नहीं था, ठीक है, वो ये जो मेटल है ये डायरेक्टली नीचे कनेक्ट नहीं है, लेकिन सोर्स और ड्रेन ये डायरेक्टली कनेक्ट में है सेमीकंडक्टर के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इसमें ध्यान देने वाली बात है। बाकी का वर्किंग वही है कि जैसे ही आप क्या करोगे, इसके ऊपर ध्यान मत दो अभी कि आपने गेट सोर्स पे क्या वोल्टेज लगाया, पहले आप इस पर आ जाओ। जैसे ही आपने ये वोल्टेज लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल आपने ड्रेन के साथ किया, नेगेटिव टर्मिनल आपने सोर्स के साथ किया, तो पॉजिटिव टर्मिनल ड्रेन के साथ करने का मतलब है n+ रिवर्स बायस, ठीक है, पॉजिटिव n के साथ जाएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, जबकि नेगेटिव टर्मिनल ऊपर देखो इन n+ के साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है, इस मेटल के थ्रू, ठीक है, इस मेटल में तीनों चीजें कनेक्ट है, तो n+ तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव है, ये p वाला रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ये फॉरवर्ड बायस होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और वो एमिट होके ड्रेन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ड्रेन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, कलेक्टर की तरफ, ठीक है। और करंट है, ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन है, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर से, नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, n+ के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल करेगा, और वो रिपेल होने के बाद नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो इस तरह से ये इसका वर्किंग होता है। लेकिन ऐसा भी है, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि आपका जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, इस मेटल के थ्रू, ऑक्साइड लेयर के थ्रू, इस लेयर के साथ कनेक्ट है, तो इस लेयर में या इस लेयर के साथ आप बोल सकते हो, इन लेयर्स के साथ कनेक्ट है। तो इन लेयर्स में क्या है, p टाइप में होल्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जितने भी है उनको अपनी तरफ खींचेगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहां पर, और यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक चैनल बनाते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है n चैनल है। अगर p चैनल होगा तो p चैनल है, ये डायग्राम आपका n चैनल के लिए है, तो एक चैनल बन गया n साइड में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ये मेनली इसके थ्रू पाथ फ्लो कर रहा है n में, ठीक है, और यहां पर p टाइप में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए,
देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ना होते क्या होता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और P के पास गए, जैसे ही P के पास जाएंगे उसके पास होल ज़्यादा है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा, कॉम्बिनेशन हो जाता है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और फ्री जो इलेक्ट्रॉन थे वो नहीं मिल पाएंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका काम है इस गेट सोर्स वोल्टेज का कि P टाइप के पास जितने भी माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, जितने कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ऊपर की तरफ खींचे और यहां पर इकट्ठा कर दे। जब यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा, N+ से निकलेगा, इसके थ्रू होते हुए नीचे आसानी से चला जाएगा। तो इसका ये गेट सोर्स वोल्टेज का काम होता है। जितना ज़्यादा गेट सोर्स वोल्टेज लगाओगे उतना ही करंट वो क्या रहेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। तो ये इसका डायग्राम है कैरेक्टरिस्टिक्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि पावर ट्रांजिस्टर में होती है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मॉसफेट में आपको मिलती है। ठीक है, देन ठीक है, इतना ही था पावर ट्रांजिस्टर के बारे में। बाकी जो डिवाइसेस हैं, IGBT है, ठीक है, या आपका SIT है, तो उनको आप अभी स्किप कर सकते हो। मेनली आपकी BJT और MOSFET डिवाइस है वो आपकी यूज़ होती है, आपके सिलेबस में मेंशन दिया हुआ है।